आपका अगला टॉपिक है कार्बन प्रतिरोध तथा वर्णकोड। इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में प्रायः अति उच्च प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। ये प्रतिरोध किलो ओम, मेगा ओम के क्रम में होते हैं। इन अति उच्च प्रतिरोधों का धात्विक चालकों से बनाना असुविधाजनक है, क्योंकि इसके लिए तार की बहुत अधिक लंबाई की आवश्यकता होगी। ऐसे प्रतिरोधों को प्रायः अर्धचालक पदार्थों से बनाया जाता है। सबसे उचित अर्धचालक पदार्थ कार्बन है। इसके निम्नलिखित कारण है। पहला कारण है कमरे के ताप पर कार्बन की प्रतिरोधकता 3.5 गुणा 10⁻⁻5 ओम मीटर होती है। अतः प्रतिरोध कुछ ओम से 100 मेगा ओम तक बनाए जा सकते हैं। दूसरा है ये भौतिक रूप से माप में अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। तीसरा है ये काफी सस्ते होते हैं। तो इस टॉपिक में हम समझेंगे कि कार्बन प्रतिरोधों की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी है। देखिए, जब किसी चालक तार के सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है तो उसमें धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। विभव और धारा के इसी अनुपात को हम प्रतिरोध कहते हैं। उस चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। सूत्र हो जाता है उसका V/I इक्वल टू आर, यानी विभव और धारा का अनुपात क्या कहलाएगा? प्रतिरोध कहलाएगा। चालक तार का प्रतिरोध कहलाएगा। जितने भी हम इलेक्ट्रॉनिक यंत्र प्रयोग करते हैं, जैसे पंखा ले लो, फ्रिज, कूलर, एसी, वॉशिंग मशीन या बल्ब ले लो, तो जैसे ही उसमें धारा प्रवाहित होती है, विभवांतर स्थापित होता है उसके सिरों पर, तो उसमें धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है और वह यंत्र कार्य करने लग जाता है। तो उसमें प्रतिरोध भी लगता है, क्योंकि जो तार है, तार की लंबाई है, उसका सूत्र होता है प्रतिरोध का R इक्वल टू रो L अपॉन A। रो L अपॉन A ये प्रतिरोध का सूत्र होता है। मात्रक होता है इसका ओम। मात्रक होता है ओम। अब परिभाषा के अकॉर्डिंग आपने समझ तो लिया है कि किसी चालक तार के सिरों पर लगने वाले विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात को उसका प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का दूसरा सूत्र होता है R इक्वल टू रो L अपॉन A। यहाँ पर R है चालक तार का प्रतिरोध, रो है विशिष्ट प्रतिरोध, L है चालक तार की लंबाई और A है चालक तार का क्षेत्रफल, परिच्छेद क्षेत्रफल। तो यहाँ पर क्योंकि तार जो होता है वो एक ही धातु का बनाया जा सकता है, नहीं मिश्र धातु का भी हो सकता है, अलग अलग, है ना। मिश्र धातु का मतलब है कि दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनने वाली धातुओं को मिश्र धातु कहते हैं। तो उसका भी बनाया जा सकता है। तो उसके लिए रो और ए की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट हो जाती है। चालक तार की लंबाई को घटाकर या बढ़ाकर, चालक तार की लंबाई को घटाकर या बढ़ाकर उसके प्रतिरोध को घटाया बढ़ाया जा सकता है, इस सूत्र का प्रयोग करते हुए या इस सूत्र के अनुसार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा R। यदि किसी तार के लिए देखें, मान लीजिए एल्यूमिनियम का तार हमने लिया है, तो एल्यूमिनियम के लिए रो और ए की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? R प्रोपोर्शनल L हो जाएगा। R प्रोपोर्शनल L। इसका मतलब हुआ कि यदि चालक तार की लंबाई ज्यादा होगी तो उसका प्रतिरोध भी ज्यादा होगा। चालक तार की लंबाई अगर कम होगी तो उसका प्रतिरोध भी कम होगा। ठीक है, लेकिन हमको इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में कितने ओम चाहिए? किलो ओम चाहिए या मेगा ओम चाहिए? भाई इतना ही प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध पर हमको इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में कार्य कराना है ना। इतने प्रतिरोध की आवश्यकता होती है हमको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में कार्य करने के लिए। ठीक है, किलो ओम या मेगा ओम। परंतु इस सूत्र का प्रयोग करते हुए जब चालक तार की लंबाई को लगातार आप बढ़ाते जाओगे, उसका प्रतिरोध भी उसी अनुपात में बढ़ता जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि चालक, हमको किलो ओम अगर चाहिए, यदि हमको किलो ओम चाहिए, अब किलो ओम से बड़ी राशि होती है मेगा ओम। तो अगर हमको ये दोनों चाहिए, भाई किलो ओम चाहिए, तो चलो लंबाई बढ़ाकर हम किलो ओम तक तो पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हमको उससे भी ज्यादा चाहिए, मेगा ओम चाहिए, तो उसकी लंबाई को और अधिक हम बढ़ाना पड़ेगा। चालक तार की लंबाई को बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा इस सूत्र के अनुसार।
तो हमको इतने लंबे तार की आवश्यकता होगी जिससे कि किलो ओम या मेगा ओम तक की वैल्यूज हमको प्राप्त हो सके, परंतु यह सही नहीं है। इतनी वैल्यू को इतनी लंबाई वाले तार से उत्पन्न करना या प्राप्त करना सही नहीं है, सुविधाजनक नहीं है। अर्थात धात्विक तार के द्वारा इतनी वैल्यूज में प्रतिरोध का मान हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं या असुविधाजनक हो जाएगा। इससे तार की बहुत ही ज्यादा मात्रा लगेगी, तार की खपत ज्यादा आएगी, इससे खर्चा ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज हम धात्विक चालकों से प्राप्त नहीं कर सकते। अब आपने देखा होगा अपने घरों में भी प्राय जो बिजली के तार होते हैं, कई कनेक्शन होता है उनका, तो बिजली के तारों को जो हम लगातार प्रयोग करते रहते हैं, या जो तार घर के बाहर लगे होते हैं, तो बाहर क्या रहेगा, मॉइस्चर यानी नमी रहेगी, कभी धूप रहेगी, कभी सर्दी होगी, कभी बारिश पड़ेगी। तो इसके कारण क्या रहेगा, अलग अलग मौसम रहने के कारण, तापमान कम ज्यादा होने के कारण, या फिर नमी कम ज्यादा होने के कारण, कभी गर्मी कभी सर्दी कभी वर्षा ऐसे आती रहेगी, तो क्या रहेगा, तार के ऊपर जब ये चीजें अप्लाई होंगी मौसम की, तो तार के सिरों पर क्या आ जाता है, कार्बन आ जाता है जी। क्या आ जाता है, कार्बन आ जाता है। आपने देखा होगा जो आप बाइक यूज करते हैं, वाहन प्रयोग करते हैं, तो उसमें भी एक बैटरी लगी रहती है, बैटरी के टर्मिनल पर भी क्या आ जाता है, कार्बन आ जाता है। मेरी बाइक के टर्मिनल पे तो बहुत ज्यादा कार्बन आता है, जिसके कारण मुझे साफ करना पड़ता है, वो कार्बन हटाना पड़ता है ना, तभी तो करंट जाएगा। अब देखिए कार्बन आने से क्या होगा, कार्बन आने से बिजली की जो प्रतिरोधकता है, बिजली की प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। प्रतिरोधकता मतलब है कि बिजली को चलने के लिए, विद्युत धारा को चलने के लिए, इलेक्ट्रॉनों को चलने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मार्ग नहीं मिलता है, यानी कार्बन की अधिकता से उनका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, जिससे कि बिजली की चालकता कम हो जाती है। और कभी कभी कार्बन की मात्रा इतनी अधिक भी हो जाती है जिससे कि यह चालकता घटकर 0 हो जाती है। चालकता घटकर कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। भाई चालकता का मतलब यही होता है बिजली का चलना, इलेक्ट्रॉनों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होना, तभी तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी। लेकिन कार्बन आने से क्या होगा, कार्बन आने से चालक तार की चालकता घट जाती है, घटकर कभी कभी 0 भी हो जाती है। जब कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी तो वहां पर चालकता घटकर 0 हो जाएगी। इस कंडीशन में क्या रहेगा, बिजली प्रवाहित नहीं होगी, वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। और जब वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी तो हम कार्य नहीं कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, अगर बैटरी के टर्मिनल पर आया है तो बैटरी के टर्मिनल को हटाएंगे, उसको साफ करेंगे, उसका कार्बन हटा देंगे, और दोबारा जब हम तारों को कनेक्ट करेंगे प्लस माइनस के टर्मिनल से, तब वैद्युत धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी, तब पूरी बाइक काम करेगी आपकी, है ना। बैटरी का जो मीटर है उसमें बिजली आ जाएगी, इंडिकेटर लाइट वगैरह सब कुछ कार्य करने लग जाएगा। सेम अब हमारे घरों में होता है, घरों में जो तार लगे रहते हैं बाहर, उन पर भी कार्बन आ जाता है। तो कार्बन की अधिकता के कारण हमारे घरों में कभी कभी बिजली नहीं आती है, जिसके कारण क्या रहता है, चालकता घटकर 0 हो जाती है। चालकता घटकर 0 हो जाती है। जब चालकता घटकर 0 हो जाती है और बिजली हमारे घर में नहीं आती है, तो तारों को हटाकर उस कार्बन को सबसे पहले हटाया जाता है। और जब कार्बन हट जाता है तो तारों को वापस फिर से लगा देते हैं, जिसके कारण बिजली आ जाती है। अब इस बात से क्या सिद्ध हुआ, इस बात से ये सिद्ध हुआ कि कार्बन में इतनी पावर है, कार्बन में इतनी पावर है, इतनी क्षमता है कि वो बिजली की चालकता को कम कर रहे हैं। और इतना ही कम नहीं कर रहे बल्कि इतनी कम करने की भी क्षमता होती है इसके अंतर्गत कि चालकता घटकर 0 हो जाती है। घटकर क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। चालकता घट रही है, घटकर क्या हो रही है, 0 हो रही है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, कार्बन के ही प्रतिरोध बनाने शुरू कर दिए, कार्बन के ही प्रतिरोध बनाने शुरू कर दिए। और कार्बनिक पदार्थों को क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर, अर्धचालक। ठीक है, इसीलिए कार्बन के बनाए हुए जो अर्धचालक होते हैं प्राय बहुत सस्ते होते हैं। इनकी चालकता कितनी होती है, 3.5 गुणा 10 की घात -5। प्रतिरोधकता कितनी होती है, कार्बनिक पदार्थों की प्रतिरोधकता
3.5 गुणा 10⁻⁻⁵ ओम मीटर होती है। कार्बनिक पदार्थों की जो प्रतिरोधकता होती है 3.5 गुणा 10⁻⁻⁵ होती है। अतः प्रतिरोध कुछ ओम से 100 मेगा ओम तक बनाए जा सकते हैं। यानी इस कार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करते हुए, अर्धचालकों का प्रयोग करते हुए जो प्रतिरोध है किलो ओम से लेकर के यानी 100, उससे भी कम राशि है 100 ओम से लेकर के मेगा ओम तक बनाए जा सकते हैं बहुत ही कम खर्च में। क्योंकि कार्बनिक पदार्थों की जो विद्युत प्रतिरोधकता होती है वो 3.5 गुणा 10⁻⁵ ओम मीटर होती है। ठीक है, प्रतिरोधकता। दूसरा बड़ा कारण ये भी रहा है कि ये भौतिक रूप से माप में अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। देखिए, अगर हम धात्विक तार का प्रयोग करते हुए प्रतिरोध उत्पन्न करेंगे तो उसमें चालक तार की लंबाई को बहुत अधिक बढ़ाया जाएगा, बहुत अधिक बढ़ाया जाएगा। आगे कोई अगर इस तरह का न्यूमेरिकल आएगा या कोई भी आंतरिक प्रश्न आएगा तो उसमें हम गणना कर लेंगे कि चालक तार की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी उतने ओम का प्रतिरोध बनाने में। ठीक है, तो क्या है कि धात्विक तार के द्वारा इतनी मात्रा में हमको क्या चाहिए, 100 ओम से लेकर के किलो ओम तक या मेगा ओम तक की वैल्यूज हमको चाहिए, जो कि धात्विक चालकों के सहारे उत्पन्न नहीं की जा सकती है। या फिर इनका जो रखरखाव होगा, अगर कभी किसी जुगाड़बाजी करके अगर हम ये वैल्यूज उत्पन्न कर भी लेते हैं तो इन चालकों का या इन प्रतिरोधों का जो रखरखाव होगा बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें तार की बहुत अधिक लंबाई की आवश्यकता हमको पड़ेगी। ठीक है, तो रखरखाव बहुत ही अधिक होगा। और कार्बन प्रतिरोधों का बनाना ये सुविधाजनक होगा क्योंकि ये भौतिक रूप से माप में अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म का मतलब बहुत छोटे होते हैं। और तीसरा बड़ा कारण ये भी है कि ये प्राय सस्ते भी होते हैं। कैसे होते हैं? सस्ते, मतलब कहीं पर भी आप इनको ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। बहुत ही कम इनका आकार होता है, बहुत ही छोटे आकार के ये होते हैं। मोबाइल, फ्रिज, कूलर, एसी, वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, है ना, सब चीजों में ये प्रयोग भी होते हैं, है ना। हमको बिजली की अलग अलग वैल्यूज की आवश्यकता होती है, अलग अलग सर्किट्स के अंतर्गत, अलग अलग परिपथों के अंतर्गत। तो ये वैल्यूज प्राप्त करने के लिए केवल कार्बन के प्रतिरोधों का होना जरूरी है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि आप इसको नहीं समझे हैं तो वीडियो को आगे पीछे करके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये तो मान लिया साइंटिस्टों ने कि प्रतिरोधों को कार्बन के द्वारा या कार्बनिक पदार्थों के द्वारा बनाया जा सकता है, परंतु इसकी माप कैसे करेंगे? भाई, इसकी माप कैसे करेंगे? अब ये भी बहुत कठिन प्रश्न है। माप करने के लिए उनके ऊपर पट्टी लगा देते हैं। पट्टी का मतलब है 4 रंग की पट्टी होती है अलग अलग, उन सब की वैल्यूज अलग अलग होती है। अब हम समझेंगे इनका वर्ण कोड। वर्ण कोड यानी कलर कोड। कलर कोड प्रतिरोध किस आकार के होते हैं जरा देख लेते हैं। मान लीजिए ये प्रतिरोध है कुछ इस प्रकार का बनाया हुआ है, बेलनाकार ये होते हैं कुछ इस प्रकार के। इसमें 2 सिरे होते हैं, यानी इनके 2 तार निकले होते हैं। एक तार तो इस सिरे पर निकला होता है और दूसरा तार इस सिरे पर निकला होता है। यानी हम किसी भी परिपथ में इन दोनों तारों का प्रयोग करते हुए इनको लगा सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार अपनी वैल्यूज हम इनके कलर कॉम्बिनेशन को देखते हुए, कलर कोड को समझते हुए, यानी जो वर्ण है इसके ऊपर जो पट्टियां हैं 3, 4 या 2 है, उनको समझते हुए, वैल्यू को ध्यान में रखते हुए हम अपने इच्छा अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। तो अब हम समझेंगे कि किस कलर की पट्टी में कौन सी वैल्यूज उत्पन्न होती है, या फिर ये प्रतिरोध कितने वैल्यूज का है। ठीक है, तो इसमें 4 प्रकार की पट्टियां होती हैं।
4 प्रकार की पट्टियां कौन कौन सी? मान लीजिए पहली पट्टी कोई ये हो सकती है, पहली पट्टी ये हो सकती है, दूसरी पट्टी ये हो सकती है, तीसरी पट्टी कोई ये हो सकती है। तो ये तीनों पट्टियां बिल्कुल एक साथ रहेंगी। खास बात यह है कि जो कलर की पट्टियां हैं, तीनों पट्टियां एक साथ रहेंगी। इन पट्टियों को आप नाम दे सकते हैं ए बी सी। ए बी सी अलग अलग पट्टियां हैं, अलग अलग रंगों की भी हो सकती हैं या फिर सेम रंगों की भी हो सकती है, नो प्रॉब्लम नो। अब देखिए चौथी पट्टी कुछ दूरी पर होती है, इससे चौथी पट्टी कुछ दूरी पर होती है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि पट्टी है ही नहीं, चौथी पट्टी है ही नहीं किसी प्रतिरोध में, तो इसको मान लीजिए डी है। समझने के लिए अभी मान लीजिए इसमें डी पट्टी बनी हुई है। तो इस प्रकार से जो प्रतिरोध होता है आपका रेजिस्टेंस होता है, उस रेजिस्टेंस में ये 4 रंगों की अलग अलग पट्टियां पाई जाती हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये तीनों पट्टियां एक रंग की हो और चौथी पट्टी अलग रंग की हो, या फिर ये भी हो सकता है कि चौथी पट्टी है ही नहीं, चौथी पट्टी केवल 2 रंगों की होती है, जो कि सहनशीलता या विश्वसनीयता बताती है कि यह प्रतिरोध कितना विश्वास करने योग्य है। ठीक है, अब हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें जो पहली पट्टी है जिसे हमने ए नाम दिया है, ये पट्टी, दूसरी पट्टी और तीसरी पट्टी किस किस मान की होती हैं। तो ये अलग अलग होती हैं, ये बहुत सारे रंगों की बनाई जाती है। इनको याद रखने के लिए एक सेंटेंस होता है, याद रखने के लिए सेंटेंस होता है। इस सेंटेंस का प्रयोग करते हुए हम इनको समझने का प्रयास करेंगे। वो सेंटेंस क्या है? बिग ब्रोए ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, बिग ब्रोए, बी बी आर ओ वाई, बिग ब्रोए, ग्रेट बॉय, ग्रेट बॉय, वेरी गुड, वेरी गुड वाइफ, WIFE। तो यहां से हम समझने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सा कलर कौन कौन सा है। देखिए ये तो कलरों का पहला अक्षर है, कलर का पहला अक्षर BBROY उत्पन्न हो रहा है। यहाँ जो हमने आगे का सेंटेंस लिया है, ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ, यहाँ का जो पहला अक्षर है वो कलर का है। मतलब सेंटेंस बना लिया है हमने अपनी इच्छा आगे समझने के लिए। तो REAT जो है वो समझने के लिए केवल जो जो कि G से क्या बन सकता है, ग्रेड बन सकता है, B से बॉय बन सकता है, केवल समझने के लिए। इसका जो पहला अक्षर है ये क्या है, कलर का है। इसी प्रकार से वेरी है ना, वेरी जो है उसमें पहला अक्षर कलर का है, और गुड में भी पहला अक्षर कलर यानी रंग का है, और वाइट में भी क्या है, पहला अक्षर कलर का है। इनके द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसमें जो पट्टी ए और बी होती है, पट्टी ए और बी, पट्टी ए और बी प्रतिरोधों के सार्थक मान होते हैं, प्रतिरोध के सार्थक मान, जिसमें जो पहली पट्टी होती है प्रतिरोध की पहली वैल्यू, प्रतिरोध की पहली वैल्यू को, और जो दूसरी पट्टी होती है प्रतिरोध की दूसरी वैल्यू को या दूसरे अंक को, और तीसरी पट्टी होती है गुणक को, यानी 10 की घात के गुणक को प्रदर्शित करती है। ABC, ABC। इस प्रकार से जो सूत्र उत्पन्न होगा हमारा क्या होगा, AB, AB, यानी जो प्रतिरोध का पहला अंक है उसको ए पट्टी से, प्रतिरोध के दूसरे अंक को बी पट्टी से प्रदर्शित करते हैं या शो करते हैं अथवा दर्शाते हैं, AB। और यहाँ पर जो तीसरी पट्टी आपको दिख रही है, किसी भी कार्बन प्रतिरोध में जो रेजिस्टेंस होते हैं परिपथों के अंतर्गत जो ये पट्टी होती है, तीसरी पट्टी जो C है, C दिखाती है आपको 10 की घात, 10 की घात जो पावर होती है 10 की घात, 10 की घात क्या दिखाती है, वो C दिखाती है, और D दिखाती है इसकी विश्वसनीयता।
विश्वसनीयता का मतलब होता है कि यह प्रतिरोध कितना सुगम है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा कार्य करेगा, कब तक कार्य करेगा। और जो ये पट्टी होती है ये केवल दो रंगों की हो सकती है। इसमें पहला रंग होता है सुनहरा, दूसरा होता है चांदी, सुनहरा और चांदी, और तीसरा कोई रंग नहीं है, तीसरा कोई रंग नहीं है। ये सहनशीलता या विश्वसनीयता को दर्शाती है। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। विब्रोए, मैंने सेंटेंस लिखा है विब्रोए ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। तो इसमें बी फोर क्या बन रहा है, बी फोर बनता है ब्लैक, बी फोर ब्लैक, बी फोर क्या बनेगा, ब्लैक बनेगा। और दूसरे बी से क्या बनेगा, ब्राउन, भूरा। ये हो गया ब्राउन। आर फॉर रेड, आर फॉर रेड, और ओ फॉर ऑरेंज, ये कलर की पट्टियां होती है। ओ फॉर हो गया ऑरेंज, वाई फॉर हो गया येलो, पीला रंग भी हो सकता है, वाई डबल एल ओ डब्ल्यू, येलो। अब देखिए ये ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ आ गया है ना, ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। ये जो लाइन लिखी है हमने ए बी और सी पट्टियों के लिए लिखी है, ए बी और सी पट्टियों के लिए, ए बी एंड सी पट्टियों के लिए। ए बी सी पट्टियों के लिए हम इस सेंटेंस का प्रयोग करते हुए वैल्यू को समझ लेंगे। समझ में आ रहा है, समझ लेंगे। अब देखिए जी फोर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, जी फोर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, जी आर डबल ई एन, जी फोर ग्रीन हो गया। अब देखिए फिर से आ गया बॉय, यानी ब्लू, इसका मतलब क्या है, ब्लू है, बी एल यू ई, ब्लू। अब देखिए वेरी में वी है कलर का, तो वॉयलेट, वी ओ आई एल ई टी, वॉयलेट। और जी फोर आ गया, फिर जी फॉर ग्रे, यानी स्लेटी। और डब्ल्यू आई एफ ई वाइफ है, तो इसका पहला अक्षर है डब्ल्यू, यानी व्हाइट को प्रदर्शित कर रहा है, डब्ल्यू एच आई टी ई। इस कलर कॉम्बिनेशन की सहायता से, इस सेंटेंस की सहायता से किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू को पता किया जा सकता है ना, बता सकते हो आप ये वैल्यू रेजिस्टेंस है, आपके हाथ में आया ये रेजिस्टेंस आपके हाथ में। देखिए घबराना नहीं है, साइंस में क्या है, सब प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल। आपको कोई भी रेजिस्टेंस दिया जा सकता है, कैपेसिटर दिया जा सकता है, कोई भी वायर दी जा सकती है, बल्ब दिए जा सकते हैं, कहा जा सकता है श्रेणी क्रम में जोड़ो, समांतर क्रम में जोड़ो, तो घबरा जाते हैं, किया तो है नहीं, लेकिन पढ़ा तो है। उसके जैसे जैसे पढ़ा है आपने श्रेणी क्रम, आपसे कहा कि 2, 3 या 5 बल्बों का श्रेणी क्रम बनाओ या समांतर क्रम बनाओ, तो जैसे जैसे पढ़ा है आपने वैसे वैसे आप जोड़कर बना सकते हैं, वेरी सिंपल। तो घबराना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, आप घबराए ना और डरे नहीं है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं। फिजिक्स सब प्रैक्टिकल पर निर्भर होता है, क्या क्यों कैसे होता है, दिखाओ भैया करके, हम समझेंगे नहीं, हम भरोसा नहीं करेंगे, भरोसा नहीं करेंगे तो प्रैक्टिकल कर लो भैया, प्रैक्टिकल करोगे तो आप समझोगे, तब तो भरोसा करोगे। तो यही साइंस है, अंधविश्वास यहाँ पे नहीं होता है कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा विज्ञान दावा नहीं करता है। विज्ञान कहता है प्रैक्टिकल कर, ऐसे 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 जोड़ ले, प्रैक्टिकल कर ले, ये प्राप्त होगा। ठीक है चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं। तो इसमें क्या है कि प्रतिरोध होता है, 4 पट्टियां होती है, और कभी कभी किसी रेजिस्टेंस में केवल 3 ही पट्टियां होती हैं। पहली 3 पट्टियां बिल्कुल पास पास होंगी, ए बी सी नाम से मैंने इनको दर्शा रखा है, चौथी पट्टी दूर होगी। चौथी पट्टी में केवल 2 ही रंग पाए जाते हैं, कौन कौन से, यानी जो चौथी पट्टी होती है ए बी सी पट्टियों के लिए तो इस सेंटेंस का प्रयोग कर लिया, और जो चौथी पट्टी है यानी फोर्थ पट्टी, चौथी पट्टी के लिए कौन कौन से रंगों का प्रयोग होता है यहाँ पर, सुनहरा और चांदी, यानी गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड और
सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर। अब देखिए गोल्ड अगर सिल्वर है तो उसकी सहनशीलता कितनी होगी, ±5%। गोल्ड की जो सहनशीलता है, सहनशीलता को प्लस माइनस चिन्ह लगाकर दर्शाते हैं, 5% होगी। और जो सिल्वर की पट्टी है उसकी सहनशीलता कितनी होगी, ±10 होगी, ±10% होगी। और कभी कभी ऐसा रहता है कि कोई कलर है ही नहीं, इन दोनों कलर के स्थान पर कभी कभी ऐसा रहता है कि कोई कलर दे नहीं रखा है, तीसरी पट्टी चौथी पट्टी है ही नहीं, दे नहीं रखी है, तो नो कलर, नो कलर। यदि इस कॉम्बिनेशन में है कोई भी कलर नहीं है तो उसकी विश्वसनीयता या सहनशीलता कितनी होगी, सहनशीलता होगी ±20%, यानी इसकी सहनशीलता और भी अधिक है। जब कोई भी कलर नहीं है तो उसकी सहनशीलता सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, अब चलिए समझने का प्रयास करते हैं। इसमें इसी क्रम में हम लिखेंगे इन सभी रंगों को। पहला रंग है ब्लैक, दूसरा है ब्राउन, तीसरा है रेड कलर, चौथा है ऑरेंज कलर, और पांचवा है येलो, और छठा है ग्रीन, सातवां है ब्लू, आठवां है वॉयलेट, और नौवां रंग है आपका ग्रे, और 10वां रंग है आपका व्हाइट। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन में ये पाए जाते हैं। अब प्रथम व दूसरी पट्टी के लिए देख लेते हैं। प्रथम व दूसरी पट्टी के लिए सब में क्या रहेगा, पहले के लिए 0, यानी पट्टी ए एंड बी के लिए ये पहले स्थान पर आ रहा है। कौन से स्थान पर आ रहा है, ये वाला ब्लैक जो रंग है ये पहले स्थान पर आ रहा है, तो इसके लिए 0 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हम चले जाएंगे और लिख देंगे। ये 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया, ये इसके लिए आ गया, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, और ग्रीन के लिए 5, और ब्लू के लिए 6। ये पहली और दूसरी पट्टी के लिए जो अंक है मैं वो लिख रहा हूं, आप इसको ध्यान से देखेंगे क्योंकि टेबल दे रखी है बुक में, मैं टेबल नहीं बना रहा, टेबल को मैं यहीं पे प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहा हूं। 5 हो गया, फिर ये 6, फिर ये 7वां कलर आ गया, ये आ गया आपका 8वां कलर, और ये 9वां कलर। ये कौन से रंगों के लिए कर रहे हैं, ए और बी, यानी 2 पट्टियों के लिए। ए और बी के लिए इन अंकों का प्रयोग करेंगे। ए और बी जो रंग है आपके पट्टियां हैं, ए और बी, ओनली ए और बी के लिए केवल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक का हम प्रयोग करेंगे। ओके, अब तीसरी पट्टी आ जाती है, ये क्या है, 10 की घात है। तीसरी पट्टी क्या है, 10 की घात है, तो इसको 10 की पावर में हम प्रदर्शित करेंगे। 10 की पावर में प्रदर्शित करेंगे। अब देखिए ब्लैक से हम शुरू करेंगे, यहाँ पर 0 वैल्यू आ रही है, इसकी 0 पे आ रहा है ये, तो इसको लिखेंगे। अब देखिए सी के लिए अगर हम करेंगे तीसरी पट्टी के लिए तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 0। अब देखिए 1 है तो 10 की पावर 1, 2 है तो 10 की पावर 2, 3 है तो 10 की पावर 3, 4 है तो 10 की पावर 4, 5 है तो 10 की पावर 5। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या था, 6 तो 10 की पावर 6, यहाँ लिख रहा हूँ नीचे। 7 है तो 10 की पावर 7। अब यहाँ पे क्या है, 8 है तो 10 की पावर 8, 10 की पावर 8। अब 9 है तो 10 की पावर 9। इस प्रकार से इनको लिख लेंगे। लेकिन पहली और दूसरी पट्टी के लिए तो केवल क्रम आ गए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और जो तीसरी पट्टी आती है उसके लिए 10 की घात का प्रयोग करेंगे। तो 0 पे है तो 10 की घात 0, उसके बाद 10 की पावर 1 2 3 4 5 ऐसे करके 10 की पावर 9 तक हम लिख लेंगे। अब ये जो तालिका है बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम एक उदाहरण का प्रयोग करते हैं। उदाहरण का प्रयोग करने के लिए क्या करेंगे भाई, मान लो पहली दो पट्टी है हमारे पास में, जिनमें पहली पट्टी का रंग है येलो, दूसरा है वॉयलेट।
पहली पट्टी का जो रंग है, प्रथम पट्टी यानी ए जो पट्टी है वो क्या है, येलो है मान लीजिए। उदाहरण के लिए कोई भी वैल्यू आप बना सकते हैं, येलो। और जो दूसरी पट्टी है वो कौन सी है, दूसरी पट्टी है वोयलेट। वोयलेट है। तीसरी पट्टी कौन सी दे रखी है यहाँ पर, तीसरी पट्टी मान लीजिए ब्लू। तीसरी पट्टी कौन सी है, ब्लू है, BLUE। और चौथी पट्टी कौन सी दे रखी है, पट्टी डी। मान लीजिए वो गोल्ड है, वो गोल्ड है, GOLD, गोल्ड है। कुछ इस क्रम में ये है। चारों पट्टियां हैं अलग अलग रंगों की है। पहली पट्टी येलो, दूसरी वॉयलेट है, तीसरी है ब्लू और चौथी है गोल्ड कलर की, है ना। ABCD करके आपने इसको दर्शाया है। तो हम इसकी वैल्यू को ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। अब हम देखते हैं जो सूत्र है यहाँ पर हमने उत्पन्न किया था, पहली और दूसरी पट्टी, पहली और दूसरी पट्टी प्रतिरोध के पहले और दूसरे सार्थक अंकों को प्रदर्शित करती है। पहली और दूसरी पट्टी प्रतिरोध के प्रथम अंक व दूसरे अंक को प्रदर्शित करती है। तीसरी पट्टी 10 की घात को प्रदर्शित करती है और चौथी पट्टी उसकी सहनशीलता को प्रदर्शित करती है। तो पहली और दूसरी पट्टी के लिए, पहली और दूसरी पट्टी के लिए हम लाइन के जो अंक हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का प्रयोग करेंगे, राइट। और जो आपकी तीसरी पट्टी है C, उसके लिए हम नीचे जो 10 की पावर मैंने लिखा है, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 और 10 की पावर 9 तक इसका हम प्रयोग तीसरी पट्टी के लिए करेंगे। और जो चौथी पट्टी दे रखी है आपकी, जिसमें गोल्ड, सिल्वर और 9 कलर आते हैं, इसका हम प्रयोग करेंगे जो कि सहनशीलता को प्रदर्शित करती है। तो इसके हम वैल्यू को फाइंड करेंगे। सबसे पहले कौन सा कलर आ रहा है, ए में कलर आ रहा है येलो। ए में क्या कलर आ रहा है, येलो आ रहा है। एग्जाम्पल यहाँ से स्टार्ट होता है आपका। ए जो पट्टी है वो येलो कलर की है। अब देखते हैं येलो कलर कहाँ पे है, येलो कलर यहाँ है। येलो कलर के लिए जो प्रथम और दूसरे पट्टी है, सॉरी वो येलो यहाँ पर आ रहा है, तो y के लिए कौन सा प्रयोग करेंगे, 4 प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे, 4 प्रयोग करेंगे। 4 आ गया। तो पहली पट्टी के लिए जो रंग है वो 4 है, मैंने समझा दोनों के लिए 4 है, उसको येलो है। अब दूसरा जो है वो वॉयलेट कलर है। दूसरा क्या है, वॉयलेट कलर। अब देखो वॉयलेट कहाँ पे है, वॉयलेट यहाँ है। और ये कौन से क्रम पे आता है, ये 7वें पे आता है, 7वें पे आता है। तो क्या हो जाएगा इसके स्थान पर, क्योंकि दूसरा भी हम सार्थक अंक क्या है लेंगे, ये क्या है 7 है, तो लिखेंगे 7 आ गया। दोनों अंक मिलाकर क्या बनेंगे, 47 बनेंगे। प्रतिरोध का प्रथम सार्थक अंक यानी ए, दूसरा सार्थक अंक यानी बी पट्टी हो गई है। अब उसके बाद गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे। अब तीसरी पट्टी है ब्लू कलर की, तीसरी पट्टी है ब्लू कलर की। तो ब्लू कहाँ पर है ढूंढो, ये ब्लैक हो गया, ब्राउन हो गया। उसके बाद ब्लू यहाँ पे आ रहा है। और ये 10 की पावर कितने पे है, 10 की पावर 6 पे है। 10 की पावर किस पे है, 6 पे है। तो इनटू में है तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 10 की पावर 6 हो जाएगा, राइट। अब तीनों कलर की पट्टियों की वैल्यूज तो हमने लिख दी है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद है सहनशीलता। सहनशीलता को प्लस माइनस चिन्ह से दर्शाते हैं। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, सहनशीलता आ जाएगा यहाँ पर, सहनशीलता यानी विश्वसनीयता। तो प्लस माइनस का चिन्ह यहाँ पर हम लगा लेंगे। प्लस माइनस का चिन्ह लगाने के पश्चात अब देखिए सहनशीलता देखते हैं, जो कि चौथी रंग की पट्टी में दर्शाई जाती है, वो गोल्ड है। चौथा रंग कौन सा है, वो गोल्ड है। अब देखिए गोल्ड के लिए जो सहनशीलता है वो कितनी हो रही है, प्लस माइनस 5% हो रही है। तो लिख देंगे प्लस माइनस 5%। इस प्रकार से जो चारों रंगों के लिए प्रतिरोधों का जो कॉम्बिनेशन है, जो वैल्यूज निकल कर आई है 47 × 10 की पावर 6
47 इंटू 10 की पावर 6 ओम प्लस माइनस 5% निकल कर आई है, क्योंकि केवल विश्वसनीयता को छोड़िए, बाद में आप लिख लीजिएगा। ओम में जो प्रतिरोध की वैल्यू होती है वो केवल यही होती है, ये 47 इंटू 10 की पावर 6 ओम। अब सहनशीलता को अब लिखिए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, गोल्ड के लिए 5%। अब ये वैल्यू बिल्कुल सही है, मात्रक सही था, आपने इसको लिखा है 47 इंटू 10 की पावर 6 ओम प्लस माइनस 5%, है ना। तो अगर किसी प्रकार का कोई भी रेजिस्टेंस है, किसी प्रकार का कोई भी रेजिस्टेंस है जिसमें ये चार रंग दे रखे हैं, कौन कौन से, पहला रंग की पट्टी है येलो, दूसरा है वॉयलेट, तीसरी पट्टी है आपकी ब्लू और चौथी पट्टी है गोल्ड, तो उसकी वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 47 गुणा 10 की पावर 6 ओम प्लस माइनस 5%। ठीक है, अब देखिए इसकी सहनशीलता या विश्वसनीयता 5% है। 5% का मतलब है कि ये है, चलो काम तो करेगा लेकिन उतना नहीं करेगा जितना कि 10% सहनशीलता वाला करेगा, और 10% सहनशीलता वाला जो प्रतिरोध उतना कार्य नहीं करेगा जितना कि 20% सहनशीलता वाला करेगा, क्योंकि सहनशीलता जितनी अधिक होगी, विश्वसनीयता जितनी अधिक होगी, वो प्रतिरोध उतना ही ज्यादा अच्छा कार्य कर सकता है। ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग तो जिसमें कोई कलर नहीं है, नो कलर, जिसकी सहनशीलता प्लस माइनस 20% दिख रही है आपको, वो प्रतिरोध सबसे अच्छे माने जाते हैं, कभी फूकते भी नहीं है और अच्छे चलते रहते हैं लंबे समय तक। ठीक है, तो 47 इंटू 10 की पावर 6, अब देखिए 10 की पावर 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मेगा लिख सकता हूँ, क्योंकि प्लस की पावर है, या करके आप लिख सकते हैं 47 मेगा ओम प्लस माइनस 5% भी आप इसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने एक प्रतिरोध की वैल्यू बनाई है। अब देखिए कभी कभी क्या रहेगा, आपको वैल्यू दे देंगे, कभी किसी सवाल में आपको वैल्यू दी जा सकती है किसी प्रतिरोध की, कभी प्रतिरोध की वैल्यू है, मान लीजिए, चलो इस उदाहरण को हम अपनी तरफ से करते हैं। प्रतिरोध की वैल्यू क्या है, कुछ भी हो सकती है, मैं इसको साफ कर देता हूं। ये तो हमने समझा है कि चार रंगों के प्रतिरोध है, उसमें चार पट्टियां हैं, तो वैल्यू क्या बनेगी, अब वैल्यू दे रखी है, मान लीजिए वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, मान लीजिए 3 6 इंटू 10 की पावर 3 मान लीजिए, या प्लस माइनस 20% मान लीजिए। वो पूछ सकते हैं कभी कभी रंग के इस वैल्यू को प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रतिरोध आप प्रयोग करेंगे, ये ओम प्लस माइनस मान लीजिए 20% है, इस प्रकार से ये वैल्यू। ये एग्जांपल हम दूसरा ले रहे हैं, वो पूछ सकते हैं कि किसी प्रतिरोध की वैल्यू इतनी है, यानी 36 गुणा 10 की पावर 3 ओम प्लस माइनस 20% है ना, किसी प्रतिरोध की वैल्यू 36 गुणा 10 की पावर 3 ओम प्लस माइनस 20% है, तो उसमें कौन कौन से रंगों का प्रयोग किया गया है, कौन कौन से रंगों का प्रयोग किया गया है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसी सारणी का प्रयोग करते हुए आप इसमें रंग बता सकते हैं। तो पहला अंक कौन सा आ रहा है, रंग कौन कौन से हो जाएंगे, रंग कौन कौन से हो जाएंगे, देखिए कलर हम उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे। 3 यहाँ पर कौन सा अंक आ रहा है, पहले 3 आ रहा है, तो 3 के लिए देखेंगे 1 2 3 4, ये आएगा 3 के लिए। तो पहला रंग कौन सा होगा, इसमें ऑरेंज होगा, कौन सा, ऑरेंज। जो आपकी पट्टी ए है उसका रंग ऑरेंज होगा। अब दूसरा अंक आ रहा है यहाँ पर 6, अब देखिए 6 कहाँ पे है, यहाँ पे है 6, तो ये है फिर ब्लू, ब्लू। अब गुना 10 की पावर 3 है, सी के लिए 10 की पावर 3 कहाँ पे है, यहाँ पे, उसके लिए रंग कौन सा है, ऑरेंज है, रंग कौन सा है, ऑरेंज। ऑरेंज है। अब देखिए
ये यहाँ तक तो हम आ गए। अब प्लस माइनस 20% है, 20% की जो सहनशीलता होती है चौथे रंग की पट्टी, उसके लिए नो कलर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सहनशीलता कितनी है 20% है, तो नो कलर। तो नो कलर है तो आप डैश लगा देंगे। यहाँ पर केवल 3 पट्टियों का प्रतिरोधी आप यहाँ पर प्रयोग करेंगे, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 36 गुणा 10 की पावर 3 ओम प्लस माइनस 20%। ठीक है ना। इस सारणी का प्रयोग करते हुए आप कलर भी बता सकते हैं कि जो वैल्यू है उस प्रतिरोध की वो इतनी है, तो उसमें कौन कौन से रंग होंगे, ये कलर होंगे। 36 गुणा 10 की पावर 3 ओम प्लस माइनस 20% में कौन कौन से कलर होंगे, केवल 3 ही कलर होंगे। पहली पट्टी ऑरेंज की होगी, दूसरी पट्टी ब्लू की होगी, तीसरी पट्टी फिर ऑरेंज की होगी। उसके अंदर अपनी इच्छा अनुसार आप किसी भी प्रकार की, वही मान लीजिए पहली कलर की पट्टी है। अब एग्जांपल और दूसरा लेते हैं, एग्जांपल हम और दूसरा लेते हैं समझने के लिए। केवल एग्जांपल नंबर 3 आप इसको कह लीजिए, इसको एग्जांपल नंबर 2 आप कह लीजिए। ये समझना बहुत जरूरी है और बहुत मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, बस समझने का फेर है। जब आप समझ जाएंगे तो अपने आप स्वतः ही अलग अलग प्रतिरोधों की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। ठीक है, और वीडियो भी थोड़ी बड़ी हो सकती है, तो भैया देखें, क्योंकि जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो पूरी नॉलेज आपको मिलेगी। मान लीजिए कोई भी प्रतिरोध है जिसमें 4 रंग है। पहली पट्टी का रंग मान लीजिए येलो है, पहली पट्टी का रंग है येलो। दूसरी पट्टी का रंग कौन सा है, मान लीजिए वोयलेट है, VOILET, वोयलेट है। फिर है तीसरी पट्टी का रंग ग्रे, और फिर चौथी पट्टी का रंग है मान लीजिए सिल्वर। सिल्वर। अब कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि चौथी पट्टी का रंग गोल्ड या सिल्वर से अलग कोई भी और हो। ठीक है, तो कोई और रंग की पट्टी चौथी नहीं हो सकती है, या तो होगी गोल्ड की या फिर होगी सिल्वर की। अगर इन दोनों रंगों की पट्टी नहीं है तो कोई रंग की पट्टी होगी ही नहीं। ठीक है, तो सिल्वर। अब हम इसकी वैल्यू को यहां पर बताने का प्रयास करेंगे कि ये कितने ओम का प्रतिरोध बनेगा। देखिए पहली पट्टी हमने येलो कलर की ली है, तो येलो कलर दोनों कहां पे है, इसमें येलो यहां पर आता है। इसके लिए प्रथम सार्थक अंक है 4, तो 4 का प्रयोग करेंगे। अब इसका जो उत्तर है वो निकल के यहां आता है। येलो के लिए प्रथम सार्थक अंक है 4। अब दूसरा रंग है यहाँ पर ब्लू। अब देखिए ब्लू कहां पर है, ढूंढो। ब्लू, ब्लू यहाँ पर है। इसके लिए दूसरा सार्थक अंक हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ब्लू के लिए क्या प्रयोग करेंगे, 6 प्रयोग करेंगे, तो 6। अब देखिए तीसरा जो रंग है येलो वोयलेट, सॉरी ये नहीं है, हमने गलत ले लिया, है ऊपर वाला देख लिया हमने, इसे साफ ही करो। दूसरा रंग है यहाँ पर वोयलेट। अब वोयलेट यहाँ पर है, उसके लिए दूसरा सार्थक अंक है 7, तो 7। तीसरा रंग है यहाँ पर ग्रे। ग्रे के लिए जो वैल्यू है वो 8 है। ठीक है, 10 की पावर 8, तो इनटू मल्टीप्लाई में करके लिखेंगे इसको 10 की पावर 8। ठीक है, अब सहनशीलता आ जाती है तो प्लस माइनस का चिन्ह लगाकर आप इसको दर्शाएंगे। और ये कलर है सिल्वर। सिल्वर के लिए जो सहनशीलता है वो है प्लस माइनस 10%। प्रतिरोध की जो वैल्यू निकल कर आती है 47 इंटू 10 की पावर 8 ओम निकल कर आती है। उसके बाद लिखेंगे सहनशीलता, जो कि हो जाएगा प्लस माइनस के 10%। इस तरह से हम किसी भी प्रतिरोध की वैल्यू को बता सकते हैं।
जो कार्बन प्रतिरोध होते हैं, कार्बन के रेजिस्टेंस होते हैं, उनकी वैल्यू को आप इस तरह से बता सकते हैं। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं, एक और उदाहरण, एग्जाम्पल नंबर 4। आपने यदि इसको अच्छे ढंग से समझ लिया, फिर आपको आवश्यकता नहीं है किसी और चीज की, आप स्वतः ही रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। कोई भी आपके इलेक्ट्रीशियन होते हैं या जो ये बिजली की चीजों को ठीक करते हैं, बिजली के यंत्रों को ठीक करते हैं, इलेक्ट्रीशियन मान लीजिए या मिस्त्री मान लीजिए, दुकानें खोलकर बैठे हैं और कोई भी रेजिस्टेंस आपको वो दें या आप भी उनको कार्य करते हुए देखो, तो रेजिस्टेंसों को इस सारणी के द्वारा आप बता सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस कितनी वैल्यू का है, या स्वयं के ज्ञान के लिए भी ये बहुत जरूरी है। ओके, अब मान लीजिए तो हमने रंगों को देख के बताया था, अब कोई भी रेजिस्टेंस हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है रेजिस्टेंस। मान लीजिए एक और एग्जांपल नंबर 4 हम लेते हैं। एग्जांपल नंबर 4 क्या लेते हैं भाई, मान लो उसकी जो वैल्यू है वो 89 गुणा या 89 मेगा ओम का है, 89 मेगा ओम, 89 मेगा ओम प्लस माइनस 20% है मान लीजिए, या प्लस माइनस मान लो 5% है, प्लस माइनस 5% है। किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी है, यानी 89 मेगा ओम इन प्लस माइनस 5% है, और वो पूछते हैं बताओ प्रतिरोधों के रंग क्या होंगे, जो प्रतिरोध है उसमें जो पट्टियां हैं उनके रंग क्या क्या होंगे। तो आप यहाँ पर इस सारणी का प्रयोग करते हुए रंग बता सकते हैं। तो पहला अंक है 8, और 8 के लिए देखते हैं ये वैल्यू यहाँ पर आती है 8, यानी ग्रे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रे। जो पहली पट्टी है वो ग्रे यानी स्लेटी रंग की है। यहां से मैं इसका आंसर बता रहा हूं, पहली पट्टी है वो स्लेटी है यानी ग्रे, GREY, ग्रे स्लेटी रंग की है। उसके बाद है दूसरा सार्थक अंक 9। 9 के लिए भी हम इसी का प्रयोग करेंगे यानी व्हाइट आ जाएगा, WHIT, व्हाइट आ जाएगा। अब देखिए उसके बाद है मेगा ओम। मेगा ओम को हम ओम में बना लेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर 6 हो जाएगा। इनटू में 10 की पावर 6 ओम करके भी आप इसको लिख सकते हैं। देखिए तीसरी जो पट्टी है वो C को दर्शाती है, 10 की पावर 6 आपको यहाँ पे प्राप्त होगा जो कि ब्लू को दर्शाती है। किसको? ब्लू को। तो तीसरी पट्टी कौन सी होगी? ब्लू कलर की होगी। आप इसको ब्लू कलर को यहाँ पर दर्शाइए। 3 रंग तो आ गए हमारे पास में। चौथा है सहनशीलता जो कि 5% दे रखी है। 5% के लिए कलर आ जाएगा गोल्ड, GOLD, गोल्ड, सुनहरा कलर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपके रेजिस्टेंस है उस पर 4 पट्टियां हैं, चारों के रंग हमको प्राप्त हो चुके हैं। पहली पट्टी का रंग होगा ग्रे, दूसरी पट्टी का रंग होगा व्हाइट, तीसरी पट्टी का रंग होगा ब्लू और चौथी पट्टी का रंग होगा गोल्ड। ठीक है जी, तो इस प्रकार से आप पावर देख करके रंग बना सकते हैं और रंगों को देख करके पावर भी बना सकते हैं। आपको बस ये टेबल याद रखने की आवश्यकता है और बहुत मुश्किल भी नहीं है। कैसे? विब्रोए को आप याद रखो, विब्रोए बन रहा है ना यहाँ तक, BBROY, विब्रोए को आप यहाँ तक याद रखेंगे। उसके बाद एक सेंटेंस बनाएंगे, ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। अब देखिए रंग कितने हैं, केवल ABC पट्टियों के लिए केवल कितने रंगों का प्रयोग हो रहा है? 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10, केवल 10 रंगों का प्रयोग हो रहा है पट्टी ABC के लिए। ठीक है जी, केवल इसको ही हमें याद रखना है। जो चौथी पट्टी है D, चौथी पट्टी है D, उसमें केवल 2 रंगों का प्रयोग होगा।
उसमें केवल कितने रंगों का प्रयोग होगा चौथी पट्टी में? केवल 2 रंगों का प्रयोग होगा, जिसमें पहला रंग होगा गोल्ड और दूसरा होगा सिल्वर। ये प्रदर्शित करेंगे उसकी सहनशीलता यानी विश्वसनीयता को, कि वो कितना अच्छा कार्य करेगा, कितना बढ़िया काम करेगा, कितना खराब काम करेगा। ठीक है, सहनशीलता और विश्वसनीयता को इन 2 रंगों से दर्शाते हैं। अगर कोई कलर नहीं है तो सहनशीलता 20% हो जाती है। ठीक है, तो हमें याद केवल क्या करना है, ये 10 रंगों को ही हमको याद रखना है, वो भी क्रम में, वो भी क्रम में। अगर ये क्रम टूट गया, मान लीजिए भाई ब्लैक है पहले और दूसरा है ब्राउन, दूसरा क्या है? ब्राउन कलर है। पहला तो ब्लैक हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा? ब्राउन हो जाएगा। BROWN, क्योंकि इसमें डबल बी आ गया, फिर एक भी यहाँ पे बनेगा, है ना। तो ये अलग अलग मत कर देना, कभी ब्राउन को पहले लिखो, उसके बाद ब्लैक को लिखो, या उसके बाद किसी और रंग को लिखो, क्योंकि बी से कितने कलर यहाँ पे हैं इस लाइन में? ब्लैक, ब्राउन और ब्लू, ये 3 रंग हैं जो कि बी से उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है ना, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। पहला ब्लैक आ जाएगा, दूसरा ब्राउन आ जाएगा, फिर रेड आ जाएगा, फिर ये चौथा जो रंग है वो ऑरेंज बनेगा, ORANG, ऑरेंज, संतरे कलर। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा G फॉर ग्रीन, B फॉर आ जाएगा ब्लू, V फॉर वॉयलेट आ जाएगा, G फॉर ग्रे आ जाएगा। अब देखिए G भी यहाँ पर 2 प्रयोग हो रहे हैं, G भी कौन से हैं? 2 प्रयोग हो रहे हैं। तो पहला जो G है वहां पर ग्रीन प्रयोग होगा, और बाद वाला जो G है वो ग्रे रंग का हो जाएगा, और फिर लास्ट में जाएगा W यानी व्हाइट कलर। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बनेगा? बिग ब्रोए, बिग ब्रोए, ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ, बिग ब्रोए, ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। ये लाइन आप याद रखेंगे। इस लाइन का प्रयोग करते हुए आप किसी भी प्रतिरोध की वैल्यू को बता सकते हैं, और यदि उस प्रतिरोध की वैल्यू दे रखी है तो उस वैल्यू के लिए रंगों का भी आप पता लगा सकते हैं कि ये किस किस प्रकार के रंगों से मिलकर वैल्यू प्राप्त की जा सकती है। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि आपने वीडियो को पूरा देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि आप इस वीडियो को देखकर समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हम प्रतिरोधों की वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।